एवरीवन, वेलकम टू फोकस स्टडी सेंटर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बोर्ड एग्जाम का जो डेट है वो बहुत ही नज़दीक आ रहा है। इसलिए मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि 2026 में पूछा गया था। आप देख सकते हैं कि ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया है। सॉरी, यहाँ गलती हो गया, 2023 में जो पूछा गया है विज्ञान का जो पेपर है, और इसका कोड देख सकते हैं 824 EN है। इससे मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट जितने भी मतलब इसमें क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिए, और सारे क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो आपको कितने क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे। तो देख सकते हैं आप, क्वेश्चन ये है और यहाँ पर इसके प्रॉपर तरीके से पूरा सोल्यूशन लिखा गया है। तो आप ध्यान से बस देखिए, आपको मैं यहाँ क्वेश्चन एक मिला दे रहा हूँ। देखिए आप, लिखा है ना, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के बराबर आकार वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु की स्थिति होगी। तो आप देख सकते हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है। तो इसका जो होता है, आप जानते हैं कि कोई भी अगर वस्तु का आकार अगर बराबर है तो इसका मतलब वो कहाँ रखा गया, वक्रता केंद्र पर रखा गया। क्योंकि वक्रता केंद्र ही ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर जो होती है वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, मतलब जो हाइट होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वक्रता केंद्र हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के न्यूनतम विचलन होता है। तो लाल रंग जो होता है न्यूनतम विचलन, मतलब ये अपने मार्ग से बहुत कम भटकता है, ऐसे कह सकते हैं, और इसका बहुत कम विचलन होता है। इसीलिए रेड लाइट में मतलब यहाँ पर जो सिग्नल उग्नल होते हैं इसी का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए, अगला है कि एक अवतल लेंस प्रयोग आता है। तो अवतल लेंस देखिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए इसका चश्मे में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो पुतली करता है। अगला है विद्युत परिपथ में जो विद्युत शक्ति का सूत्र है। तो विद्युत शक्ति का सूत्र देखिए यही सिर्फ है, और बाकी सब जो था वो सब गलत था। अगला देखिए, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर देख सकते हैं इस क्वेश्चन को मिला लेते हैं 5 नंबर को। सही सूत्र है तो हाँ यही है, ठीक है ना। बाकी सब ये जो है ये सब रॉन्ग है। अगला देखिए, कह रहा किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उस सभी बिंदु पर क्या होता है, समान होता है। अगला देखिए, भारत में प्रतिवर्ती धारा का आपूर्ति आवृत्ति है। तो 50 हर्ट्ज पर जो है भारत में प्रतिवर्ती धारा की आपूर्ति की जाती है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आर्सेनिक तत्व क्या है। तो आर्सेनिक तत्व जो है उपधातु है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से प्रोपेन है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन दिया था 9 नंबर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव के, यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से प्रोपेन। तो प्रोपेन में देखिए 3 कार्बन होते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। तो 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4, इसलिए यही वाला ऑप्शन सही है प्रोपेन का। बस 3 कार्बन होते हैं। अगर आपको ट्रिक याद है मेथेन, एथेन, प्रोपेन का, तो आपको आसानी से ये सब पता चल जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो अब मैं इसका एक ट्रिक बताया था कि अगर यहाँ 2 लोग दिखे और एक अकेला दिखे, एक साइड में जो अभिकारक है इसमें 2 लोग और एक अकेला दिखे, फिर उत्पाद में देखा जाए यहाँ भी 2 लोग और एक अकेला दिखे, तो ये हमेशा ट्रिक याद रखिए, विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया में जो होता है ये क्रियाशील होता है, और ये जाकर ये आयरन को कम क्रियाशील होता है, इसलिए इसको यहाँ से हटा दे और अपने इसका स्थान ग्रहण कर लेता है, इसलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। 2 लोग अकेला अभिक्रिया, 2 लोग अकेला। अगला देखिए, आधुनिक आवर्त में दाहिनी ओर बढ़ने पर देखिए परमाणु त्रिज्या तथा धात्विक प्रकृति क्या होती है, घटती है। अब कहेंगे ये कैसे होता है, तो आप बस इतना याद कर लीजिए, आपको ये सारी बातें जो है 11 में पता चल जाएगी। और मैं अभी थोड़ा बता भी दूंगा। आधुनिक आवर्त में जो दाहिनी ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या और धात्विक प्रकृति क्या होती है, घटती है। अब देखिए कैसे घटती है परमाणु त्रिज्या, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर ये नाभिक है, इस नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, प्रोटॉन की संख्या बढ़े, इसके चारों ओर क्या होते हैं, कक्ष होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं प्लस की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो आकर्षित होने की वजह से क्या होगी, ये सभी लोग क्या होंगे, प्रोटॉन की ओर। जब इसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो ये क्या होंगे, इसकी तरफ आएंगे इसकी तरफ, जिसकी वजह से आकार क्या हो गया, छोटा हो जाएगा। इसलिए कह रहा है परमाणु त्रिज्या क्या होगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए से कीजिए। देखिए जो एस्टिक एसिड होता है ये सिरका के निर्माण में होता है। एथेनॉल जो होता है ये विकृत स्पिरिट बनाने में होता है। कास्टिक सोडा होता है साबुन के निर्माण में होता है। अपमार्जन जो होता है कपड़े साफ करने में होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये देखिए, पहला का तीसरा से, बी वाले से, और सी वाला का जो है ये पहले से, और चौथा का चौथा से, ये टिक लगाना था इस पर, ठीक है। अगला देखिए, 25 सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, ठीक है ना, ये देख लेना आपको। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है, मतलब क्या निर्माण नहीं होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये निर्माण नहीं होता उसका, ठीक है ना। पित्त का संश्लेषण होता है तो यकृत में होता है, ये ध्यान रखना है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। पुनरुद्ध भवन होता है तो यह हाइड्रा में होता है और प्लेनेरियम होता है, ठीक है। अगला देखिए, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है तो ब्रायोफिल जो होता है अजूबा में होता है। ये मैं आपको दिखाऊंगा, इसका नाम जो होता है ब्रायोफिल का, ये पत्थर चट्टा होता है। पत्थर चट्टक में आपको चित्र भी दिखा दे दूंगा।
तो आप सभी देख सकते हैं यही जो है पत्थर चट्टा, इसी को ब्रायोफिया बोला जा रहा है। और इस पे देखिए इस पत्ते पे भी क्या होता है, पत्ता निकलता है, ठीक है ना। ये देखिए इसी वही जो है आपको ब्रायोफिया जो पूछा था वही है उसका चित्र, ठीक है ना। चलिए फिर देखते हैं। अगला कह रहा है कि डार्विन प्रसिद्ध है, तो डार्विन जो प्रसिद्ध है वो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत हेतु, इसी के लिए क्या है प्रसिद्ध है, क्योंकि इन्होंने क्या प्राकृतिक वर्ण दिया था, सिद्धांत दिया था। अगला देखिए किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, ये जीके का क्वेश्चन है ये, जो कि डेनमार्क है इसका आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये जो है प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन से दिया गया है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 40 सेंटीमीटर है, तो अवतल दर्पण की बात किया है, वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर कितना था, कह रहा है इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तथा इनका आरेख भी खींचिए। तो मैंने पहले आपको दिखा दे रहा हूँ कि वक्रता त्रिज्या जो होती है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है क्या है, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण ऐसे रहता है, ठीक है ना। अवतल दर्पण ऐसे रहता है, इधर कलई किया रहता है। अब दर्पण में बात किया है तो वक्रता जो केंद्र होता है यहाँ पर मान लीजिए फोकस है, वक्रता केंद्र यहाँ पर होता है। तो ये बोला है कि जो कह रहा है वक्रता त्रिज्या जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर, तो इसका जाहिर सी बात है जब त्रिज्या इतना दी जब फोकस दूरी उसकी आधी होती है, इसका मतलब 20 सेंटीमीटर हो गया। और सब इधर है लेफ्ट साइड में, इसलिए माइनस में रहेंगे, इसलिए जो त्रिज्या है -40 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। और ये कह रहा है कि वस्तु जो है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो वो भी क्या माइनस में, वस्तु हमेशा माइनस में होती है। चलिए आगे देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं फार्मूला जो दर्पण का होता है 1/f = 1/u + 1/v होता है। हमको v का मान चाहिए क्योंकि प्रतिबिंब की स्थिति पता करना है, तो v यही रहेगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब मान रखेंगे 1/v इसे रहेगा, f का मान -20 दिया था और u का मान -15 दिया, तो ये माइनस प्लस हो जाएंगे। अब इनका जब एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, इस चीज़ में डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में, 3 से यहाँ गुड़ा करेंगे, 3 1 3 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह नहीं रहेगा, ये प्लस इसे रहेगा। इस चीज़ में डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 में से जब 3 जाएगा तो 1 बचेगा। और देखिए v1 = v और ये 61 = 60, तो ये प्लस में आया और इतना सेंटीमीटर है। अब देख लीजिए वस्तु का जो ये आरेख बोला था उसने, तो देखिए ये क्या है, एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण से देखिए ये क्या है, एक जो कह सकते हैं कि यहाँ पर ये वक्रता त्रिज्या है 40 सेंटीमीटर और उससे आधी दूरी पर फोकस दूरी है, तो ये फोकस दूरी है। अब देखिए क्या हो रहा है कि जो वस्तु है वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो मैंने मान लिया कि आखिर 20 यहाँ पर है, तो 15 मान लीजिए यहाँ पर है, तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो पहला जो हैगा इसका किरण जो जाएगा दर्पण से टकरा कर फोकस से होकर गुजरेगा, तो फोकस से होकर गुजरा। और दूसरा देखिए ये दूसरा जो होता है ये यहाँ से जाता है, जो होता है यहाँ ध्रुव होता है, इससे होकर जाता है, तो यहाँ से होकर जाएगा। अब देखिए जब यहाँ से होकर जाए तो ये कहाँ जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये जो पीछे है इन दोनों रेखाओं को अगर हम मिलाएंगे, तो अगर हम मिलाएंगे तो ये पीछे जाके आभासी रूप से मिलेंगे। तो आभासी रूप से जब ये मिलेंगे, ठीक है ना, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है ये जो आभासी रूप से मिलेगा, और यहाँ से देख सकते हैं कि वो प्लस में आया था, प्लस में दाहिने तरफ होता है, तो ये 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है ना। ये इसकी वस्तु का जो है स्थिति है, ठीक है ना। ये चित्र भी आपको बना देना, ये गलत हो गया था, ये नहीं है, ये है। यहाँ पर वस्तु जो है 15 सेंटीमीटर की दूरी पे थे, यहाँ पर पहला गया है, तो वो टकरा कर फोकस से होकर गुजरेगा, और दूसरा जो ध्रुव से जाएगा, और इसको जब हम आभासी रूप से मिलाएंगे पीछे जाके तभी क्या होगा, मिलेगा, ठीक है। तो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि प्रतिबिंबों के बनने को दर्शाने वाले किरण आरेख बनाइए। तो पहला देखिए क्या कह रहा है कि वस्तु जो है अभिसार है, अभिसार मतलब उत्तल है, अभिसारी कर दे रहा है इसको, ठीक है ना, अभिसारी लेंस के सामने फोकस दूरी और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखिए। तो देखिए ये हमारा उत्तल लेंस है, और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो उत्तल लेंस है, ये कह रहा है उत्तल लेंस के सामने जो है फोकस, और ये फोकस हो गया, और ये आप प्रकाशिक केंद्र इसके बीच में वस्तु रखिए। तो ये यहाँ जाएगा, जाने के बाद यहाँ टकराने के बाद ये फोकस होकर गुजरेगा। और दूसरा जो होगा आप देख सकते हैं, दूसरा जो है वस्तु रखा है ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो ये दोनों इधर तो मिलेंगे नहीं, एक प्रकाशिक केंद्र से जाता है, तो ये दोनों मिलेंगे नहीं, इसलिए इसको मिलाएंगे तो आभासी रूप से यहाँ मिलेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा, क्योंकि आभासी बना उल्टा कटा है, या हमने इसको मिलाया हूँ डॉटेड करके, तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला इसमें कह रहा है कि वस्तु फोकस और फोकस दूरी, फोकस की दुगनी दूरी के बीच रखिए। तो देखिए ये उत्तल लेंस की बात किया है, उत्तल लेंस की बात कर रहा है, और कह रहा है कि जो वस्तु है फोकस और फोकस की दुगनी, ये फोकस है तो फोकस की दुगनी यानी 2f, यही तो होता है, क्योंकि जो जितना फोकस होता है फोकस का दुगना त्रिज्या होता है, त्रिज्या को 2f1 बोला जाता है। तो इसी पे क्या है, कह रहा है इसी के बीच रखिए। तो यहाँ पर रखिए, तो पहले तो इसके मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और फोकस से होकर गुजरेगा। दूसरा जो है प्रकाशिक केंद्र से जाता है तो यहाँ टकराएगा। अब देखिए ये इसके बीच में रखा है, तो इसलिए जो है ये जितना इधर आएगा, यहाँ पर देखिए ये वक्रता केंद्र इधर है, तो इससे परे बनेगा। तो यहाँ लिखा गया है कि वास्तविक उल्टा, क्योंकि कटा है तो वास्तविक उल्टा, और वस्तु से क्या होगा, बड़ा बनेगा, वस्तु से इधर बड़ा बनेगा, और ये जो है आप देख सकते हैं कि वक्रता केंद्र से परे बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसे लिख देना है, ये 2 क्वेश्चन इसमें पूछा था।
अगला देखिए क्या बोला है, यहाँ नीचे दिए गए परिपथ चित्रों में 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध एक 12 वोल्ट की बैटरी से दिखाए अनुसार जुड़े हैं। तो पहला ज्ञात करना है परिपथ में कुल प्रतिरोध। तो देखिए कुल प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, पहले AB के बीच का प्रतिरोध निकालेंगे, फिर BC के बीच का प्रतिरोध और सबको जोड़ लेंगे, ठीक है ना, तो आ जाएगा पूरा प्रतिरोध। तो हम देखिए यही करेंगे, AB के बीच का प्रतिरोध, तो दोनों समांतर क्रम में, समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/r जो होता है 1/r1 + 1/r2, दोनों कैल्शियम लेंगे 40 आएगा, 4 से 40 10 30 में भाग देंगे 4 बार में, 4 से अंगूठा 4 एक 4, 40 से भाग देंगे एक बार में, 1 से अंगूठा करेंगे 1 9 4 1 5 हो जाएगा, बटे में 40 हो जाएगा। अगर हम देखिए क्या करेंगे, इसको पलटेंगे यार, तो यार एक नीचे हो जाएगा, एक लिखे रहेगा, इसको पलटेंगे तो 40/5 5 इसको भाग देगा तो हो जाएगा 8 ओम आ जाएगा इसके बीच की दूरी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अगला देखिए BC के बीच की दूरी, यहाँ से अब हमको इसके बीच की दूरी निकालना है, इसको तो हमको पता चल गया 8 ओम है, इसके बीच की अब दूरी निकालना है। तीनों समांतर क्रम में, आप देख सकते हैं तीनों समांतर क्रम में, तो लिखेंगे BC के बीच की प्रतिरोध क्या ज्ञात करेंगे, 1/r 1/30 1/20 1/60 प्लस, क्योंकि यहाँ पर देखिए सब क्या है समांतर में, तो इसीलिए लिखेंगे 1/30 + 1/20 + 1/60, सबका एलसीएम 60 आएगा, ठीक है ना। 30 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 1 इसमें 2 हो जाएगा, 26 को डिवाइड करें 3 टाइम्स में 3 1 3 हो जाएगा, 60 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में 1 1 1 हो जाएगा, तो ये 5 और ये 6 हो जाएगा, तो 6/60, इसको जब पलटेंगे तो r/1 हो जाएगा, तो 1 लिखते हैं, इसको जब पलटेंगे तो 60/6 हो जाएगा, अच्छा से 60 में भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, तो हो गया 10 ओम, ठीक है ना। आप देख सकते हैं 10 ओम आ गया। अब हम लिखेंगे A व C के बीच का कुल प्रतिरोध, तो हो जाएगा 8 + 10, क्योंकि पहले का 8 आया था, दूसरे कितना, तो 18 ओम हो जाएगा उसके पूरा प्रतिरोध। अगला देखिए कहा था प्रवाहित संपूर्ण धारा, तो हमको पूरा पता चल गया, 12 वोल्ट दिया था और धारा हम निकाल लिया, I बराबर होता है V/R, यहाँ से V का मान 12 है और इसका मान 18 है, काट के छोटा करेंगे 6 दूना 12 6 3 18, इससे हम भाग देंगे 0.67 जो है एम्पियर आएगा इसमें धारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या आप क्या समझते हैं, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम लिखिए, दैनिक जीवन में इस परिघटना का व्यवहारिक अनुप्रयोग बताइए। ये क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा है, इसको देख लेते कितने नंबर का ये पूछा पहले, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 6 नंबर का पूरा क्वेश्चन आएगा, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो अब देखते हैं 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो देखिए पहले इसके बारे में विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है ये बता देंगे। जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति कराई जाती है, इसका मतलब देखिए क्या होता है, सापेक्ष गति का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक कुंडली है, ये कुंडली है, इसमें बैटरी कुंजी सब लगा हुआ है, ठीक है ना, प्लस ये माइनस, और यहाँ पर एक चुंबक है, ये चुंबक है, ये नॉर्थ और ये साउथ, इसको स्थिर रखा जाए, इसको स्थिर रखा जाए और इसको क्या किया जाए, गति कराया जाए, ये गतिमान है। तो यहाँ पर एक वोल्टमीटर रहता है, यहाँ पर बता दे रहा हूँ, यहाँ पर एक रहता है, तो जब इस चुंबक को यहाँ ले आते हैं तो सुई इधर हो जाती है और जब बाहर निकालते हैं तो सुई इधर हो जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज लिखा गया, जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच में सापेक्ष गति कराई जाती है तो कुंडली में एक कह रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ऐसे करने से कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यदि परिपथ बंद है, अगर ये परिपथ बंद है तो उसमें क्या होता है, प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है, इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसमें जब ऐसे करते हैं तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और अगर ये सर्किट बंद है तो इसमें क्या होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, इस घटना को क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। अगला इसमें पूछा था किन किन बातों पर निर्भर करता है, देखिए चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर पर, पहला जो है इसको लिख देना है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर पर। तो देखिए फ्लक्स परिवर्तन की दर जितनी तीव्र होगी प्रेरित धारा उतनी ही अधिक होगी। यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स ऐसे होते हैं, तो ये जितना ज़्यादा होंगे वही बोला गया है कि चुंबकीय फ्लक्स की दर पर, तो फ्लक्स परिवर्तन की दर जितनी तीव्र होगी, कह रहा धारा का मान उतना ही अधिक होगा। जितने ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, फ्लक्स निकलेंगे, उतना ही क्या होगा, धारा में वृद्धि होगी। अगला चुंबक की शक्ति, देखिए अधिक शक्तिशाली चुंबक अधिक प्रेरित धारा उत्पन्न करते हैं, अधिक शक्तिशाली चुंबक है तो अधिक प्रेरित धारा उत्पन्न करेंगे। अगला देख लीजिए आप क्या करना है, लेकिन कुंडली में फेरों की संख्या, जो कुंडली है उसमें मैं लपेटा था, ये जो इसी को बोलते हैं कुंडली में फेरों की संख्या। तो देखिए कुंडली में फेरों की संख्या जितनी अधिक होगी प्रेरित धारा उतनी ही अधिक होगी, मतलब जितना ज़्यादा कुंडली में तार लपेटे रहेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, धारा बहेगा। देखिए प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का प्रयुक्त होता है, तो ये लिख देना है। अब नियम क्या होता है, यदि दाहिने हाथ के अंगूठे, जो दाहिना हाथ हमारा ये होता है, दाहिने हाथ के अंगूठे, इसको परस्पर तीनों के लंबवत फैलाना है। दाहिने हाथ के अंगूठे तर्जनी मध्यमा को इस प्रकार लंबवत फैलाया जाए कि जो अंगूठा है
अंगूठा जो होगा ये कह रहा है कि चालक की गति को दिशा को दर्शाता है, जो चालक की दिशा की गति होगी इसको दर्शाएगा अंगूठा। और तर्जनी जो होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा, तो जो मध्यमा होगा ये प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करेगी यानी दर्शाएगी, ये आपको लिखना। अब उसका अनुप्रयोग देखिए, दैनिक जीवन में इस परिघटना के व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या होते हैं? बिजली उत्पादन के लिए विद्युत जनरेटर यानी कि डायनमो का, दूसरा ट्रांसफार्मर, और हो गया इंडक्शन, और रहता है कुकटॉप शामिल हैं, ठीक है ना। तो ये सब आपको लिख देना है इसके अनुप्रयोग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उसी में अथवा करके दिया था, आप ये करिए चाहे ये वाला करिए, तो आपको मैं दोनों बताऊंगा, दोनों जो आपको आएगा आसान लगेगा वो भी क्या करना है बता देना। आप देख सकते हैं कि हाँ ये भी है, ये 6 नंबर का ही क्वेश्चन है, तो इसको भी कर सकते हैं आप, अगर वो नहीं आ रहा है तो ये भी कर सकते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक जनरेटर मतलब विद्युत जनित्र, इसी को डायनमो बोला जाता है। तो विद्युत जनित्र को डायनमो भी कहा जाता है। ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना। इसका परिभाषा नहीं पूछा था, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ बता दिया कि जो विद्युत जनित्र होता है डायनमो भी इसको कहा जाता है, और ये यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं इसे आगे क्या कहा गया है। अब देख सकते हैं इसमें कहा है कि नामांकित चित्र बनाइए, और कह रहा है इसका सिद्धांत और कार्यविधि लिखिए। तो सिद्धांत देखिए इसका क्या है, तो ये अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले देख लीजिए। विद्युत जनित्र माइकल फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो चालक में एक धारा प्रेरित होती है जिसे प्रेरित धारा कहती है। इनका सिद्धांत है। अब मैं आपको ये समझाऊंगा और यहाँ आप पढ़ेंगे आप ये कार्यविधि तो आसानी से समझ में आएगा। पहले हम क्या लेते हैं, 2 चुंबक लेते हैं नॉर्थ और साउथ, इसके बीच में हम क्या लेते हैं, एक नर्म लोहे का क्रोड होता है, उस पर क्या करते हैं कुंडली लपेट देते हैं, मतलब तारों की संख्या तांबे हुए का कोई भी तार लपेट देते हैं, तो ये क्या होता है, ये आर्मेचर बन जाता है, इसी को कुंडली बोलेंगे। तो कुंडली नाम ABCD दे दिया, धारा इसमें से ऐसे प्रवाहित होती है। देखिए यहाँ पर जो इसको सॉफ्ट बोलते हैं, ये वाला जो है सॉफ्ट, इस सॉफ्ट को जो है पकड़ा हुआ है इसको बोलते हैं सर्पी वलय बोला जाता है, और ये जो इस सर्पी वलय को पकड़ा इसको ब्रूस बोला जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आगे जो एक दूसरा शाफ्ट है इसको सर्पी बोला R1, इसको सर्पी बोला 2, और इसको जो ब्रूस पकड़ा इसको B2 बोल रहे हैं, और ये सर्पी बोला और ये क्या है, ब्रूस है। और इन दोनों का संबंध जो है हम क्या कर देते हैं, बल्ब से कर देते हैं, ठीक है ना। अब चलिए देखिए ये क्या होता है, ये जो होता है ये घूमता रहता है, इसी में ऐसे घूमता रहता है, जिसके बहुत चीज ये नाचता है जब, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है इस शाफ्ट डोलने लगता है, शाफ्ट डोलने लगता है तो विद्युत क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होगी, जिसकी वजह से बल्ब जल जाता है। चलिए देखते हैं कार्यविधि। यहाँ पर हम नाम ध्यान से देखिए, अभी देखिए सब समझ में आ गया यहाँ, भले ये बड़ा दिख रहा है। देखिए कार्यविधि में जब आर्मेचर कुंडली ABCD घूमती है तो कुंडली में से होकर जाने वाले फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। यहाँ से जो होते हैं ना, यहाँ से ये जो है इसके चुंबकीय फ्लक्स होते हैं यहाँ पर, ये ठीक है ना, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है, इधर से इधर जाती है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि उसमें संख्या में परिवर्तन होता है, अर्थात कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। फिर कह रहा है माना कुंडली दक्षिणावर्त घूम रही है। दक्षिणावर्त का मतलब ये ऐसे घूमेगी, ऐसे कुंडली जो है ना, ये क्या हो रही है, कुंडली जो दिख रही है ऐसे घूमेगी इस तरह क्लॉकवाइज, तो ये बोला दक्षिणावर्त घूम रही है। तथा किसी क्षण जो है क्षैतिज अवस्था में, किसी क्षण जो है ऐसे क्षैतिज अवस्था में है, इस क्षण कुंडली की जो भुजा AB है ऊपर की ओर, ऐसे अगर क्षैतिज है ऐसे, तो कह रहा है जो AB है इसको ऊपर की ओर, और जो CD है उस पर नीचे की ओर। जब ऐसे रहेगा तो इस पर ऊपर की ओर ऐसे बल लगेगा, और इधर जो है इस पर नीचे की ओर बल लगेगा, तभी तो घूमेगा। तो यही बोला गया है कि नीचे की ओर ये AB ऊपर की ओर अर्थात CD पर नीचे की ओर आती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार इन भुजाओं में प्रेरित धारा की दिशा वही रहती है, जो धारा की दिशा वही रहेगी। अतः धारा ब्रूस B2 से बाहर जाती है, बाहर जा रही है। जो B2 है ना यहाँ ब्रूस, यहाँ से तो प्रवेश करेगी, ब्रूस 1 से प्रवेश करेगी, और यहाँ B2 से क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो ये बोल रहा है कि ब्रूस B2 से बाहर जा रही है तथा ब्रूस B1 से क्या वापस आ रही है, फिर वापस उसमें जा रही है। जैसे एक कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरेगी, ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे खड़ा से, ऐसे जैसे गुजरेगी AB नीचे की ओर, AB जो होगा वो क्या होगा नीचे, क्योंकि जब ऐसे पलटेगा तो अब AB जो है ऐसे था, AB यहाँ था, तो AB यहाँ जाएगा, फिर ऐसे पलटेगा नीचे की ओर नहीं हो जाएगा, और CD ऊपर की ओर होगा। तो यही बोल रहा है कि AB नीचे की ओर आने लगेगी तथा CD जो है ऊपर की ओर जाने लगेगा। अतः अब धारा ब्रूस B1 से बाहर जाएगी तथा ब्रूस यक्स जो है उस यक्स वहाँ लिखा गया है, पर क्या होगा वापस आएगी। यहाँ ब्रूस यक्स और वाई लिखा गया है ना, तो यहाँ ब्रूस जो है कह रहा है यक्स वाई, यहाँ एक्स वाई कुछ नहीं है, ये ब्रूस जो है इसको हम बोल सकते हैं। यहाँ जब B1 बोला गया है, आप यहाँ देख सकते हैं, जब बोला है B1 से बाहर जाएगी तथा ब्रूस जो है वो कह रहा है B2 यहाँ रहेगा, यहाँ B2, क्योंकि हम एक्स वाई भी ब्रूस को मान सकते हैं। यहाँ B2 से क्या होगी, वापस आएगी। फिर आगे देखिए, इस प्रकार आधे चक्कर के बाद ब्राहा परिपथ में धारा की दिशा बदल जाएगी, अतः परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। तो ये से आपको लिख देना, तो दोनों में से आपको जो भी आसान लगेगा आप उसको लिख दीजिएगा। ये कुंडली के बारे में अगर आपको आसानी समझ में आ जाएगी तो आप आराम से लिख सकते हैं बना के, ठीक है ना। अगले देखिए, निम्नलिखित यौगिकों का IPSC नाम लिखिए। तो देखिए पहला बोला है नियोपेंटेन। अब नियो का मतलब यहाँ ट्रिक मैं बताऊंगा आपको। देखिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन ये पूछा है जो यहाँ
पर देखिए लिखा है ना नियोपेंटेन, तो नियोपेंटेन। अब देखिए इसका फार्मूला होता है C5H12 होता है। तो देखिए पेंटेन का, नियोपेंटेन का मतलब ये होता है, मान लीजिए यहाँ कार्बन है। अब देखिए मैं यहाँ इसका एक ट्रिक भी होता है, नियोपेंटेन, पेंटेन मतलब 5 होता है ना, पेंटेन मतलब 5। तो इसमें से -2 घटा दें, ये ट्रिक है इसका। -2 घटाएंगे 3 आएगा, यानी 3 जो होगा, 3 कार्बन जो होंगे सीधी श्रृंखला में बनेंगे, और 2 कार्बन जो होंगे वो लटक जाएंगे। तो लटकने पर यही जो बन रहा है इसी को बोलते हैं नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में 2 कार्बन लटके रहते हैं। आप ऐसे देखिए चाहे वैसे देखिए, इसका ट्रिक यही होता है। नियो में 5 कार्बन होते हैं, 5 में से 2 घटा दीजिए, 3 जो बचा वो 3 जो होता है वो सीधी श्रृंखला में होती है, और जो बाकी जो 2 बचे इसी के नीचे ऊपर क्या होंगे, लटक जाएंगे। इसी को नियो बोला जाता है, इसीलिए नीचे ऊपर, न नीचे मतलब लटका दीजिए नीचे ऊपर, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका IPSC नाम कैसे लिखेंगे, इसे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, बात वही पड़ेगा। देखिए 1 2 3 तब 1 2 3, 1 2 3 तब 1 2 3 तब ऐसे आएगा, तो बात वही पड़ेगा। तो नंबर करने 1 2 3, मतलब मैंने ये श्रृंखला लंबी श्रृंखला लिया है, तो 1 2 3। अब 2 नंबर पे देखिए 2 बार मिथाइल जुड़े हैं, तो इसलिए बोलेंगे 2, 2 बार है ना, तो 2,2, और 2 बार है इसलिए डाई लगाया जाता है। दोनों मिथाइल है तो इसलिए मिथाइल लिखा जाएगा, और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा इसका IPSC नाम। अगला देखिए सेकेंडरी ब्यूटाइल जो है, यहाँ पर देखिए इसका नाम है, हिंदी में लिखा है द्वितीयक ब्यूटाइल एल्कोहल, उसी को मैंने इंग्लिश में लिखा है सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। इसका फार्मूला होता है C4H9 और एल्कोहल होता है। तो अब यहाँ पर देखिए इसका चित्र कैसे बनेगा, यहाँ पर बोला है ना जो सेकेंडरी है ब्यूटाइल एल्कोहल जो सेकेंडरी पर, मतलब जो है एल्कोहल जो जुड़ा है वो सेकेंडरी पर जुड़ा है। तो देखिए ब्यूटाइल में देखिए 4 कार्बन होते हैं, तो 4 कार्बन में सीधी श्रृंखला 4 कार्बन बना, लेकिन कह रहा है सेकेंडरी पे एल्कोहल जोड़ना है, तो एल्कोहल को मैंने जोड़ दिया। नंबर करेंगे 1 2 3, तो देखिए यहाँ पर क्या देखा जाएगा, तो एल्कोहल जोड़ा है तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन होता है, ई यहाँ रहता है लास्ट में, इस ई को हटा देंगे, ठीक है ना, ई को हटा देते हैं। दूसरे नंबर पे ऑल जुड़ा है इसलिए 2 ऑल हो जाएगा, ये इसका IPSC नाम हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड, देखिए ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड यहाँ लिखा है। तो इसका फार्मूला जो होता है CCl3 और COOH होता है। इसको लिखा जाता है ऐसे, C के इर्द गिर्द 3 क्लोरीन, और ये हो गया, ये मतलब ये जो है एसिटिक एसिड सिंबल है। तो यहाँ पर देखिए अगर इसका नंबरिंग करेंगे तो 1 2 1, क्योंकि पहला कार्बन है, क्लोरीन वाला कार्बन नहीं गिना जाता है, ये कार्बन गिना है। 1 2 2 पे जुड़ा है, देखिए 2 पे 1 क्लोरो 2 क्लोरो 3 क्लोरो, ये लिखेंगे 2,2,2 3 बार है, और 3 बार के लिए ट्राई होता है, और इनका नाम क्लोरो है, तो क्लोरो। और ये जो होता है इसको बोलते हैं एथेनोइक, क्योंकि एथेन 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन के लिए एथेन होगा, एथेन, लेकिन यहाँ से ई हटेगा, और इसका जो होता है एस्टिक एसिड का, इसका ओइक होता है, इसलिए इसमें ओइक जोड़ देते हैं एसिड, तो ये हो जाएगा 2,2 ट्राईक्लोरो एथेनोइक एसिड हो जाएगा इसका IPSC नाम। अगला देखिए, अगला इसमें पूछा था एसिटिलीन का। देखिए एसिटिलीन का फार्मूला C2H2 होता है। C2H2 का जो बनता है ऐसे बनता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। तो ये देखिए 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए एथाइन भी होता है, ठीक है ना, तो एथ होगा, एथ, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आयन जुड़ जाता है, एथाइन इसका नाम हो जाता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है आधुनिक आवर्त सारणी वाला, इसमें कह रहा है कि 4 नंबर का है आधुनिक आवर्त सारणी वाला। तो देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी का, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त हैं। इस आवर्त सारणी में क्षारीय धातु को तथा निष्क्रिय तत्वों को किन किन वर्गों में रखा गया। तो आप देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग तथा 7 आवर्त हैं, ये पहला हो गया। दूसरा बोला है क्षारीय धातु, इन धातुओं को वर्ग A में रखा गया है, और देखिए निष्क्रिय तत्व, इन तत्वों को वर्ग 18 में रखा गया है। ये आपका क्वेश्चन इतने ही कंप्लीट हो जाएगा, भले उसमें 4 नंबर, लेकिन जितने पूछा उतना मैंने आंसर दे दिया है, ठीक है ना। अगला देखिए क्या होता है जब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछा जाता है, लेकिन कैसे पूछा गया ये नहीं कोई जानता है। तो देखिए क्या होता है जब केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए चूने के पानी में देर तक CO2 प्रवाहित करने पर, तो ये COOH का होल चूने का पानी है, ये एक्वस है चूने का पानी, तो और इसमें कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर Ca जो हो गया, Ca और ये जो होगा यहाँ से एक बार वो देखिए ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर इस बार जो हो OH का होल तो ऐसे यहाँ पर 2 बार O है 2 बार H है, तो यहाँ से क्या करते हैं, जल का फार्मूला H2 होता है, तो एक बार O बचा ना यहाँ से, तो वह एक बार O जो आएगा ये O इसके पास आ जाएगा, CO3 हो जाएगा, तो ये CO3 और जल बन के बाहर निकल गया, ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए एक चीज़ और इसमें फिर देखिए क्या करना है कि जो CaCO3 अधिक मात्रा में है ना, यहाँ पर बोला है ना चूने के पानी में देर तक CO2 प्रवाहित करने पर, तो देखिए ये जो प्राप्त हुआ है इतना जो फिर से यहाँ से प्राप्त हुआ है, इसमें कह रहा है जो ये प्राप्त होगा उसमें CO2 देर तक प्रवाहित किया, इसमें भी प्रवाहित करना पड़ेगा। तो इसमें जब प्रवाहित करेंगे तो Ca हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये Ca हो जाएगा, CO को मैंने बाहर रखा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 बार कार्बन यहाँ पर है 1 2, तो देखिए यहाँ ट्वाइस लगा देंगे इतना, और देखिए हाइड्रोजन 2 बार है तो हाइड्रोजन यहाँ पर ऐसे, मतलब ये
फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। सी इसे रहेगा, एच यहाँ ए इसे लिख देंगे एच, और ये CO3 मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं 3 कार्बन यहाँ पर, 3 ऑक्सीजन यहाँ पर, 1 कार्बन यहाँ, इसलिए इसका होल ट्वाइस लगा दिया, सब बैलेंस है। तो यही प्राप्त होगा। इसका नाम होता है कैल्शियम, जो होता है बाइकार्बोनेट होता है इसका नाम। तो इतना लंबा करना पड़ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ऐसे करना है आपको। अगला देखिए, शुष्क मतलब बुझे चूने की अपक्रिया शुष्क क्लोरीन के साथ कराई जाती है। तो ये बुझा हुआ चूना है, ठीक है ना। यहाँ देखिए इसका ट्रिक है, H2O जो होता है जल, इसमें जल है ना, तो इसका मतलब बुझे हुए चूने में जल पड़ा है, इसका मतलब बुझ गया है। तो ऐसा ट्रिक है याद करने का। और क्लोरीन गैस है। तो अब देखिए यहाँ से Ca निकलेगा, और यहाँ से देखिए आपको बताएं कि एक बार O निकलेगा तो जल बन के बाहर निकलेगा, एक बार O बचा ना तो CaO, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है, और ये जल बन के बाहर निकल गया लिक्विड। अगला देखिए, जिप्सम को गर्म किया जाता है। तो देखिए जिप्सम को गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ये पूछता भी है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2, ये जो है इसको हम क्या करेंगे, अगर हम ये जिप्सम है, अब जिप्सम का फार्मूला है, इसको क्या करते हैं गर्म करते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, यहाँ पर देखिए ओ रहा होगा, ठीक है ना। तो इसका जब मतलब इसको जब गर्म करते हैं तो यहाँ से जाहिर सी बात है ये CaSO4 ये हाफ H2O, और यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर कुछ देख सकते हैं कुल कितने हैं, 2 जल के अणु है। तो यहाँ पर देखिए आधा यहाँ पर और 1.5 यहाँ पर, 2 कुल मिलके कितना है, मतलब 2 ही तो है। लेकिन इसका फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का ऐसा होता है, इसलिए ऐसा लिखना पड़ेगा। तो गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। अगला देखिए, सोडियम धातु का जल से अपक्रिया कराई जाती है। तो सोडियम धातु या इसका जल से अपक्रिया कराएंगे तो ये बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और H2 गैस हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। तो ये बन जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए ये निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए क्या है, भर्जन, और ये दो नंबर का आता है। तो देखिए भर्जन क्या होता है, तो भर्जन का मतलब होता है जब किसी चीज को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो उसे भर्जन बोला जाता है। लेकिन टिप्पणी लिखने के लिए कहा है तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा लिखना पड़ेगा। तो वह भर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें सांद्रित अयस्क, विशेषकर सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, बोला ना वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर, मतलब जितना पर गले ने उससे कम पर, ताकि वो गल ना पाए, कम ताप पर दृढ़ता से गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया में सल्फाइड अयस्क धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है और वाष्पीकृत अशुद्धियां क्या होती है, गैस बनकर निकल जाती हैं। तो इसको बोलते हैं क्या, भर्जन पर टिप्पणी। अगला देखिए, अगला पूछा था उभय अपघटन क्या होता है। उभय अपघटन देखिए बहुत आसान है, जिन अपक्रियाओं में यौगिक के आयनों अथवा अन्य घटकों की अदला बदली होती है उसे उभय अपघटन कहते हैं। मतलब उसमें आयनों का अदला बदली हो जाए। जैसे देख लीजिए, इसको हम बोल सकते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया भी। देखिए यहाँ पर AgNO3 है और NaCl है। तो यहाँ पर ये देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो हो जाएगा Ag और Cl ये बाहर निकल गया, और ये आयनों का अदला बदली हो गया ना, तो NaNO3 अलग बना लिया और ये AgCl अलग बना लिया। 3 में आयनों का आदान प्रदान हुआ है ना। तो ये बोला गया जिन अपक्रियाओं में यौगिकों के आयनों, ये यौगिक है, ये सब इनके आयनों अथवा घटकों का अदला बदली होता है उसे उभय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ हाइड्रोजन जो होता है कम गतिशील होता है, इसको जाकर यहाँ से हटा देगा और यहाँ जल बन के बाहर निकल गया, ये भी हो गया। तो इसमें आयनों का अदला बदली हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं संक्षारण। ये तो बहुत ही आसान है, जब कोई धातु ऑक्सीजन एवं नमी के संपर्क में आती है तो धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना। बस अब देखिए क्या होता है, नाभिकीय तथा समुद्री ऊर्जा पर टिप्पणी लिखिए। तो नाभिकीय ऊर्जा और इस पर क्या करना, टिप्पणी लिखना। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है 2 नंबर की ये है, 4 नंबर का, 4 नंबर का ये, 4 नंबर का ये अकेला है, और ये 6 नंबर का अकेला है, ये भी 6 नंबर का अकेला है, ठीक है ना। और यही लास्ट क्वेश्चन है इसमें। देखिए नाभिकीय तथा समुद्री ऊर्जा पर टिप्पणी। देखिए नाभिकीय ऊर्जा के दौरान जो होता है मुक्त होने वाली ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय अपक्रिया के दौरान, जो नाभिकीय अपक्रिया होती है उनके दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं, यानी कहते हैं। आगे देख सकते हैं, यह ऊर्जा जो होती है 2 प्रकार की अपक्रियाओं द्वारा प्राप्त की जा सकती है। पहला नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है टूटना, जब कोई एक नाभिक रहेगा वो उसको क्या होगा, 2 में टूट जाएगा। और संलयन का मतलब होता है 2 नाभिक जब छोटे छोटे आपस में जुड़ के बड़ा नाभिक बना ले, इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। इसमें ऊर्जा जो मुक्त होती है जुड़ने में चाहे टूटने में, उसी को बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है ना। अब देखिए समुद्री ऊर्जा क्या होती है कि यह ऊर्जा समुद्र की लहरों ज्वार भाटा और समुद्र की विभिन्न स्तरों के तापमान के अंदर से उत्पन्न होती है, ठीक है ना। चाहे लहर ज्वार भाटा या समुद्र के विभिन्न स्तरों के तापमान के अंदर से उत्पन्न होती है। यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो पर्यावरण के लिए कम हानिकारक है और इससे भी कोई प्रदूषण नहीं होता। तो ये आपको लिख देना है, 2 नंबर आपको आराम से, यानी 4 नंबर मिल जाएंगे। अगला देखिए, समजात तथा समवृत्त अंगों को समझाइए। तो देखिए बहुत ही आसान है, ये क्या है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखिए समजात अंग क्या होते हैं, 2 ऐसे अंग जो बने तो एक जैसे होते हैं परंतु उनके कार्य अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो समजात अंग कहलाते हैं। अब देखिए समजात
बने एक जैसे हों लेकिन उनका कार्य अलग अलग हो तो समजात बोलेंगे। सम सम मतलब समान आकार के बने हो लेकिन कार्य उनका क्या हो अलग अलग। जैसे मनुष्य का हाथ जो होता है और कुत्ते का हाथ जो होता है अग्रपात जो होता है दोनों का क्या होता है खाने के लिए होता है। और ये मतलब देखिए तो इसमें तुलना किसका कीजिएगा, बना दोनों का एक ही जैसा होता है। मनुष्यों का हाथ जो होता है और कुत्ते का जो अग्रपात मतलब आगे वाला जो होता है वो दोनों का क्या होता है एक ही काम करने के आता है। चाहे हम लोग उससे कुछ हटाएं और कुत्ते भी अपने उससे पैर आगे वाले पैर से कुछ हटाते हैं और देखते हैं खोदते हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं। समवृत्ति देखिए इसमें क्या होगा, ऐसे ऐसे अंग जो बने तो भिन्न भिन्न है परंतु उनका कार्य एक जैसा होता है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं समवृत्ति अंग बोलते हैं। जैसे चिड़िया और तितली के पंख, जो चिड़िया होती है उसका पंख मतलब होता है अलग और तितली का पंख हो तो सिर्फ उठी का बना होता है, देखते हैं कितना पतला होता है वो अलग होता है लेकिन उनका दोनों का काम क्या है उड़ने का काम है, ठीक है ना। तो ऐसे वो लिख सकते हैं आपको, ठीक है ना। 2 नंबर मिल जाएंगे, 2 2 नंबर 4 नंबर। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण पर का एक विवरण दीजिए। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, देखिए प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे शैवाल उच्च जीवाणु प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है ना। चाहे कोई हरा पौधा हो गया, चाहे शैवाल हो गया, कुछ जीवाणु हो गए, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में मतलब रासायनिक ऊर्जा का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई चीज़ अब क्रिया कराना हो तो ये प्रकाश से क्या करते हैं हम रासायनिक ऊर्जा में बदल दें अगर उसको। तो कह रहा है यह मुख्य रूप से पादप कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है ना। पादप कोशिकाओं की जो कोशिकाएं होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट में होता है, मतलब छोटे छोटे छिद्र के जैसे उसमें आप देखेंगे होते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे हवा से जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जल ग्रहण करते हैं। क्लोरोफिल जो होता है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। इस ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मतलब ये जो ग्लूकोज होता है और ऑक्सीजन में बदलने के लिए होता है। तो ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो होता है क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। इस ऊर्जा का जो मतलब अवशोषित करने पर इस ऊर्जा का क्या उपयोग होता है, तो इस ऊर्जा का उपयोग जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल को जो होता है ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और जल को क्या करता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदलने के लिए होता है, इसलिए ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। ग्लूकोज पौधों का भोजन है, ठीक है ना, जबकि ऑक्सीजन एक उप उत्पाद है, ठीक है ना, के रूप में वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। इसका रासायनिक समीकरण भी पूछता है तो देख लीजिए यही तो है। ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल है और इसमें से क्या होता है ऊर्जा को हम जब प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करते थे जो टूट के क्या होते हैं ग्लूकोज बनाते हैं और ये ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ये चीज़ में लिखा गया है, ठीक है। तो ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड 6 अणु लिए और जल के भी 6 अणु लिए, तो इधर 6 कार्बन थे 6 कार्बन हो गए और यहाँ पर देखिए 12 हाइड्रोजन 6 दूना 12 हाइड्रोजन। फिर ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 6 ऑक्सीजन 12 पूरा यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है तो 18 हो गया। तो 6 यहाँ ले लिया और देखिए 6 दूना 12 यहाँ पर है, बैलेंस है सब, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए मानव के मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछता है। तो आप इसको पीछे 2022 के पेपर में आप कर चुके हैं, आप इसको ध्यान से उसमें जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। 2022 के पेपर में 2 बार हो जा रहा है ना। अब देखिए प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित प्रबंध पर एक निबंध लिखिए। तो देखिए क्या होता है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंध, देखिए क्या होता है इसमें। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाता है कि वर्तमान पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साथ साथ जो होता है भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहे। मतलब हमको ऐसा संसाधन या ऐसा उपयोग इसका करना चाहिए कि हमारे भविष्य में या जो पीढ़ी आ रही है उसके लिए क्या हो कोई उनका मतलब हो भविष्य अच्छे से रहे, उनको कोई किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, उपलब्ध रहे। यह सुनिश्चित करता है कि पारिस्थितिक संतुलन बना रहे और पर्यावरण का क्षरण न हो, ये इसका करना है। और अगर 6 नंबर में पूछा है, देखिए क्वेश्चन जो है ये 6 नंबर में पूछा है तो आपको थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के इसमें लिख देना, आपको अच्छे से 6 नंबर मिल जाएंगे। तो ये बस इतना ही था, आप देख सकते हैं यही लास्ट क्वेश्चन था और ये लास्ट क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कुल मिला जुला के 33 क्वेश्चन थे, इसमें मैंने आपको पूरा कवर करा दिया। तो आप इतना क्वेश्चन अगर यहाँ से देख लेते हैं, बाकी मैं जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको 100% जो है मैं कह सकता हूँ कितने क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो बस इतना ही तैयार कर लीजिए और अगर आपको और भी सिलेबस में अगर जानकारी चाहिए तो आप फोकस स्टडी सेंटर पर जाइए, आपको वहाँ सारे वीडियो जो है अपलोड मिलेंगे, ठीक है ना। तो इतना तैयार कर लीजिए। जय हिंद जय भारत।